कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एंट्रोपी से रिलेटेड और उसकी सारी टर्म्स डिस्कस कर ली थी। लास्ट में जो मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग, सुन लो जरा, लास्ट में जो मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी कराए थे और एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी, ये सबसे मेन थे। इसी बेस आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो मैंने आपको करा दी थी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां ध्यान दो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ। सबसे पहले तो स्टेटमेंट की कंडीशन सुन लीजिए। यहां हम 4 स्टेटमेंट नॉर्मली यूज करते हैं। उन 4 में से आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो कितने लिखने हैं तो सुन लीजिए। जितने मार्क्स की प्रॉब्लम हो उससे ज्यादा एक स्टेटमेंट लिखना। यानी कि अगर आपको थियोरेटिकल प्रॉब्लम आती है 1 मार्क्स में तो 2 स्टेटमेंट लिखने, कोई से भी 2। अगर 2 मार्क्स में आती है तो 3 स्टेटमेंट लिखने। तो यानी कि जितने मार्क्स हैं उससे एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिख आना, ये अच्छा रहता। अब स्टेटमेंट सुनिए जरा है क्या। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज। मतलब क्या है सुन लो जरा। यूनिवर्स की एंट्रोपी रेगुलर इंक्रीज हो रही है, ये पहला स्टेटमेंट। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज। इसी वजह से यूनिवर्स के अंदर रेगुलर जितनी भी प्रोसेस हैं वे प्रोसेस हो रही। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी बंद हो जाए तो प्रोसेस होनी बंद हो जाएगी। तो यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज, एक तो ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। मतलब जो प्रोसेस हो चुकी वो वापस नहीं आती। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तीसरी कंडीशन आती है किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लिए वापस नहीं कर सकते। यानी कि जो हो चुका वो वापस आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। और लास्ट कंडीशन है हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कंप्लीट कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं। हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कंप्लीट कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, ये लास्ट स्टेप, ये ध्यान रखो। कुछ ना कुछ पार्ट उसका हमेशा वेस्ट होता है, ये ध्यान रखो। जैसे आपको पता है अगर हम फैन को करंट दे रहे हैं तो टोटल करंट से ये रोटेट नहीं हो रहा, कुछ पार्ट वेस्ट हो रहा। कैसे? जैसे फैन गर्म हो जाता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो करना क्या चाहिए इसे, मैकेनिकल वर्क, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट भी। तो कुछ पार्ट इसका हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। तो हीट को वर्क में या वर्क को हीट में कंप्लीट कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट है और कुछ। तो चारों स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए, इंपोर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 स्टेटमेंट आपके याद होने चाहिए। एनी 2 स्टेटमेंट, कोई से 2 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं, ये बात ध्यान रख लेना। इस सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ। अब आगे समझिए जरा, यहां ध्यान दो जरा बोर्ड पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ये वैसे तो एनसीईआरटी की बात करें तो कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल में कराते हैं, जिनमें कराए वो याद कर लेना। क्या है इसका स्टेटमेंट? जो कल हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है। सुन लीजिए क्या क्या पढ़ा था आपने एंट्रोपी में, समझना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एंट्रोपी क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। अगर मैं रिवर्स बोलूं, रिवर्स का मतलब अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे एंट्रोपी घटेगी। आप बता सकते हो टेम्परेचर को कितना घटा सकते हो? 0 केल्विन कर सकते हो। तो टेम्परेचर को आप घटाकर 0 केल्विन कर दीजिए तो एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। यही ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन पर किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है। अब आप कहोगे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्ड क्यों यूज करते हैं?
क्योंकि 0 केल्विन पर ना ही कोई लिक्विड होता है ना ही कोई गैस होता है। 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर है, इस पर कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी मैटर है सारे के सारे सॉलिड बन जाते। तो इस वजह से हमने वर्ड यूज किया एट 0 केल्विन या एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन बोल दीजिए, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकम्स 0। स्टेटमेंट समझ में आ गया? तीसरा बोलो समझ में आ गया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? 0 केल्विन पर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 है। अब नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है? ये फिजिक्स में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कभी भी नहीं पूछा जाता। जीरोथ लॉ कहता है दो सिस्टम है ए और बी और एक तीसरा सिस्टम है सी। ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम टेम्परेचर है। ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ कहता है वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम टेम्परेचर। मान लीजिए यहां आपने ए लिया, ए का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है और ये सी के सिमिलर है, ये भी 10 है और सी बी के भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब क्या है? सुन लो, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का भी सेम है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बोले ए और बी का भी सेम हो। ये है जीरोथ लॉ, फिजिक्स में यूज होता है और कुछ। दोबारा से सुन लीजिए, ए और बी दो सिस्टम हैं जो तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कहते हैं। तो समझ में आया? ये सिर्फ स्टेटमेंट थी और कुछ नहीं। सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो या जीरोथ लॉ हो, तीनों में सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। याद हो गया? थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकम्स। अच्छा, सेकंड लॉ के 4 हैं, 4 में से कोई से भी मैंने कहा 2 स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, वापस नहीं आते। दूसरा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ये कह सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज। इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, आप देख सकते हो। अगर आपसे काफी टाइम पहली बात करें तो ग्लेशियर बहुत ज्यादा थे, अब ग्लेशियर कम हो गए, क्या बढ़ चुका है? वाटर। ग्लेशियर क्या थे? आइस, सॉलिड, और अब क्या बढ़ चुका है? लिक्विड। तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। ऐसे एयर के अंदर देखो, पहले एयर प्योर एयर थी, उसमें क्या थे? पोल्यूटेंट बहुत कम थे, और अब पोल्यूटेंट रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, और पोल्यूटेंट बढ़ते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस है, और कल हमने समझा था मिक्सिंग से एंट्रोपी बढ़ती है। तो आप किसी भी तरफ देखोगे, एटमॉस्फेयर को देखो, वाटर को देखो, अर्थ को देखो, हर जगह आपको एंट्रोपी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एंट्रोपी बढ़ना ही टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी रेगुलर इंक्रीज होती है। और जब तक यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इतने ही बायोलॉजिकल प्रोसेस या जो नेचुरल प्रोसेस हैं वे चल रहे हैं। जब एंट्रोपी बढ़नी बंद हो जाएगी, सारी प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि हमने कल कंडीशन पढ़ा था केवल वे प्रोसेस होती हैं जिनकी एंट्रोपी बढ़ती। ये चीज ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट से। तो ये पढ़ लेंगे भाई। अब एक लास्ट टॉपिक, इसका छोटा सा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी, जरा ध्यान से सुन लें। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, गिब्स फ्री एनर्जी। यहां देखो, गिब्स फ्री एनर्जी किसे कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान दो जरा। गिब्स फ्री एनर्जी किसे कहते हैं अगर हम इसे समझना चाहें? यहां देखो, हमने पढ़ा था कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं। कितने ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं? 2। एक टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी और दूसरी टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। उन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट गिब्स फ्री एनर्जी एक्सप्लेन करती है, और कुछ। यानी कि उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहां हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, यानी कि जी क्या है?
ये किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होने वाली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को बताती है। दोबारा से सुन लीजिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ध्यान से सुन लीजिए। तो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी है जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब कोई आपसे कहता है इसको डिफाइन कीजिए, तो डिफाइन है H माइनस टी एस इज नोन एज, ये ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी, ये इसका डिफाइन है। सुन लो भाई, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी H माइनस टी एस, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी H माइनस टी एस इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसका डिफाइन है, हर बच्चे को याद होना चाहिए, अगर पेपर में आ जाए तो पता। अब इसमें क्या टर्म्स यूज की इसने, याद रखना गिब्स ने, एक तो एनर्जी फैक्टर और एक एंट्रोपी फैक्टर, दोनों फैक्टर को एक साथ लिया। एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों को एक साथ लिया है, ये ध्यान रखना। तो समझ में आया भाई? बोलो क्या है, बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी, सुन लीजिए, किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होने वाली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ स्पॉन्टेनियस बताना इसका काम। स्पॉन्टेनिटी को ये एक्सप्लेन करती, कैसे एक्सप्लेन करती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ये एनर्जी और एंट्रोपी, रैंडमनेस, दोनों फैक्टर को एक साथ लेकर चलते, ये ध्यान रखें। तो सभी बच्चे अब जरा ध्यान देना, तो ये डिफाइन याद हो, इसका यूज क्या है ये हमें पता। आप सुनो जरा, देखो, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। अब क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, बोलो? इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। ध्यान दो, मान लीजिए किसी सिस्टम के शुरू में इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी G1 है, तो G1 किसके इक्वल होगी? H1 माइनस टी S1। अब सुनो भाई जरा, कुछ बच्चे सोचेंगे हमने H में 1 लगाया, S में 1 लगाया, T में 1 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मैंने शुरू से बोला है, केमिस्ट्री में हम हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज हो रही। ऐसे अगर हम G2 देखें, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी? H2 माइनस टी S2। अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालें, डेल्टा G किसके इक्वल है, बोलो? G2 माइनस G1। G2 कितना है, बोलो? H2 माइनस टी S2 और H1 माइनस टी S1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डेल्टा G H2 माइनस H1 माइनस टी S2 प्लस टी S1, ये किसके इक्वल आया? डेल्टा H के। यहां माइनस टी कॉमन ले लें, H2 माइनस S1, तो नेट क्या बचा, बोलो? देखो, तो यहां आया डेल्टा G किसके इक्वल है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डायरेक्ट आपसे इक्वेशन पूछी जाती है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इसको गिब्स फ्री, या तो कह सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ध्यान से सुन लीजिए भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसमें नोट्स में यहां एक टर्म शायद L छुटा हुआ है, उसे सही कर लेना। L या T में से कोई एक छुटा हुआ, L छूट रहा है, उसको लगाना। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो ये पेपर में पूछी जा सकती है, राइट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद रखना। तो देखो भाई, अब तक जो आपने पढ़ा उसमें से दो डिफाइन आपको याद करनी, डेल्टा G, G क्या है और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, फिर सुन लीजिए, डायरेक्ट ये इक्वेशन याद करो और डिफाइन याद करो, तो समझ में आया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है हमें, बोलो? स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, प्रोसेस होगी या नहीं ये बताता है। और डिफाइन क्या है इसकी? H माइनस टी एस को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं,
और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ये इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे समझे इसमें होता क्या है, सुन लीजिए। अभी मैंने बताया इसका यूज आप क्यों कर रहे हो, स्पॉन्टिनिटी को बताने के लिए, लेकिन अब उससे पहले हम एक और टर्म्स पढ़ लें, फिर स्पॉन्टिनिटी हम इससे एक्सप्लेन करेंगे। यहां देखो भाई बोर्ड पे, ये समझ में तो आ गया, ये लाइन याद करनी है और ये डिफाइन याद करनी है और कुछ याद नहीं करना, सुन लीजिए सिर्फ एक डिफाइन, H माइनस टी एस इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। चलो भाई, यूजफुल वर्क। अब सबसे पहले तो ये ध्यान देना, ये यूजफुल वर्क होता क्या। देखिए जब भी कभी कहीं कोई प्रोसेस होती है तो उसमें दो दो वर्क यूज हो जाते हैं। जो दो वर्क होते हैं उनमें एक वर्क यूजफुल होता है और एक नॉन यूजफुल। हमें कैसे पता चले यूजफुल वर्क हम किसे कह रहे हैं और नॉन यूजफुल किसे कह रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए हमने, यहां ध्यान दो जरा, एक मान लीजिए हमने एक डीजल इंजन लिया। डीजल इंजन के अंदर आपको पता है इसमें क्या होता है, डीजल एंटर करता है, वाल्व होती है, वाल्व से डीजल एंटर करता है, एयर एंटर करती है और दोनों का कंबस्शन होता है। कंबस्शन से CO2 और स्टीम बनती हैं और वे क्या करती हैं, वहां प्रेशर डेवलप करती हैं और उससे जो होता है, जो वहां फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, ये पिस्टन पर प्रेशर लगता है और प्रेशर से पिस्टन पीछे चलता है और पिस्टन किससे जुड़ा होता है, शाफ्ट से जुड़ा होता है और शाफ्ट व्हील से जुड़ी होती है, जिससे वो ऑटोमोबाइल को चला देता है। यानी कि इसके अंदर फ्यूल जलता है, जरा ध्यान से सुन लो भाई, फ्यूल का बर्निंग प्रोसेस होगी और जब फ्यूल जलेगा तो जलने से गैसेस बनेगी और वे गैसेस यहाँ प्रेशर लगाएंगी, उस प्रेशर से पिस्टन चलेगा। तो यहां अगर मैं वर्क की बात करूं तो यहाँ दो वर्क हैं। अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ टोटल वर्क की बात करूं तो दो वर्क है। एक तो वर्क है एक्सपेंशन वाला, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब जो गैसेस बनी वे एक्सपेंड होती हैं और एक्सपेंड होकर पिस्टन को पीछे धकेलती। एक होता है नॉन एक्सपेंशन वाला। ये नॉन एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सुन लीजिए जरा। एक तो होता है यह वर्क एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और एक होता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये जो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है, ये ध्यान रखना, ये जो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है यही कैसा होता है, बोलो, यूजफुल वर्क होता है। ये कौन सा वर्क है आपको, एक्सपेंशन का मतलब तो है यहां कौन सा वर्क लगा, P डेल्टा V, यानी कि प्रेशर डेवलप हुआ, उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया। और दूसरा वर्क जो नॉन एक्सपेंशन वाला है, वो जो केमिकल चेंज यहां हुआ, यानी कि जब यहां फ्यूल को जलाया तो फ्यूल ने एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाया, तो वो कहलाता है नॉन एक्सपेंशन। और ये जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है ये ही यूजफुल वर्क कहलाता है, ये यूजफुल वर्क कहलाता है। अब ये यूजफुल वर्क जो होता है ये डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, जरा सुन लो। ये यूजफुल वर्क जो होता है, ये यूजफुल वर्क इक्वल होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता हो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। ये रिलेशन हम इस, अगर हम इस रिलेशन का पूरा डेरिवेशन समझे, ये आया कहां से, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। कैसे समझा दूं मैं आपको, अगर आप समझना चाहो। वैसे तो यहां तो हमें डायरेक्ट लिखना है। ये यूजफुल वर्क बताया मैंने कौन सा है, जो केमिकल चेंज हुआ, यानी कि डीजल था, डीजल से CO2 वाटर बनी, तो वहां केमिकल चेंज जो, केमिकल एनर्जी जो है, वो केमिकल एनर्जी को ही हम यूजफुल वर्क बोलते। और जो वहां गैसेस बनी, उन्होंने प्रेशर डेवलप किया, वो एक्सपेंशन वाला वर्क है। होता क्या है जरा सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, पढ़ा है। अब अगर मैं आपसे यहां वर्क की बात करूं तो यहां दो वर्क है। एक वर्क कौन सा है, P डेल्टा V, ये कौन सा वर्क है, बोलो बोलो। एक तो वर्क है एक्सपेंशन वाला और एक वर्क है नॉन एक्सपेंशन, बोलो।
अब अगर हम इसको यहां देख लो, एक समझो भाई, तो ये क्यू और वर्क एक्सपेंशन होता है माइनस पी डेल्टा वी। अब क्योंकि यहां ये माइनस लगेगा क्यों, टोटल वर्क है, तो इसके साथ भी हम माइनस लगाएं, माइनस वर्क नॉन एक्सपेंस। समझो भाई। अब अगर मैं आपसे यहां क्यू का फॉर्मूला पुट करने के लिए, क्यू आपने पढ़ा है, क्यू किसके इक्वल है, याद हो कल आप पढ़ रहे थे एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू किसके इक्वल है बोलो, टी डेल्टा एस। तो आप यहां लिख सकते हो डेल्टा यू और यहां आ जाएगा टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी और ये माइनस वर्क नॉन एक्सपेंस। अब सुन लो भाई, क्या करना है, सभी को ध्यान देना, इन दोनों टर्म्स को इधर लिया, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इधर लाऊं तो डेल्टा यू है, पी डेल्टा वी है और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस माइनस वर्क नॉन एक्सपेंस। ये सुनिए नॉन एक्सपेंस। अब ये किसके इक्वल होता है, ये दोनों हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस वर्क नॉन एक्सपेंस। बोलो। और अभी आपने पढ़ा ये किसके इक्वल है बोलो, ये वाला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी। तो इसका मतलब डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ये नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क फिर कह रहा हूं मैं, कौन सा वर्क था वो, ये जो केमिकल चेंज है तो जिसको हम यूजफुल वर्क भी बोल देते हैं, माइनस डब्ल्यू यूजफुल भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया ये कैसे हुआ डेरिवेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहां वर्क किस पे हो रहा है, सराउंडिंग पे, और जब वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है तो वर्क कैसा लिया जाएगा, निगेटिव, तो दोनों में निगेटिव लगा दिया, उस वजह से ये ध्यान रखना। तो ये वर्क जो है, वर्क को हमने टोटल वर्क को दो जगह डिवाइड किया, एक एक्सपेंशन और एक नॉन एक्सपेंशन, ये इसका डेरिवेशन। अगर हम डेरिवेशन देखें, लेकिन हमें डायरेक्ट डिफाइन की जरूरत है। क्या डिफाइन आपने पढ़ी बोलो, हाँ भाई क्या पढ़ी आपने, कि एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन दो टाइप के वर्क हैं। ये नॉन एक्सपेंशन कौन सा है, समझ में आ गया, केमिकल चेंज वाला, और ये केमिकल चेंज वाला वर्क ही यूजफुल वर्क है, ये डायरेक्ट माइनस डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल है। तो हमें बस सीधा सा ये यहां से देखो ना, ये साइन इधर लिया, बोलो कोई डाउट हो तो बता दो। अभी वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, डेल्टा यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, डेल्टा यू की जगह तो हमने लिख दिया टी डेल्टा एस, और वर्क को हमने, क्योंकि यहाँ दो फॉर्म है, एक एक्सपेंशन एक नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वाला तो लिया हमने माइनस पी डेल्टा वी, नॉन एक्सपेंशन ऐसे ही छोड़ दिया, नॉन एक्सपेंशन ही यूजफुल है। और ये सारा अगर हम एक तरफ ले जाएं डायरेक्ट डेल्टा जी के इक्वल आता है, और डेल्टा जी किसके इक्वल है बोलो, माइनस नॉन एक्सपेंशन की। भाई ये दोनों तो क्या हो गया बोलो, डेल्टा एच पढ़ा था आपने पीछे, डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या समझ में नहीं आया, बता दो कुछ, बोलो। ये आपने पढ़ा तो इसी में इधर लाऊं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, उस बेस पे ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आपको बता दिया यूजफुल वर्क, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, यूजफुल वर्क या इसे मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं, किसके इक्वल है बोलो, हाँ भाई किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा जी के, ये आपको ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम, अब ये हमने समझ लिया। अब हम स्पॉन्टेनिटी को समझते हैं इसी कंडीशन से कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नॉन स्पॉन्टेनियस, जरा ध्यान से समझो। हो गया भाई, मैंने कहा इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस ये तो समझाना था कि यूजफुल वर्क का मतलब क्या है, जो केमिकल चेंज वहां हुआ है उसको यूजफुल वर्क बोलते हैं। हाँ भाई, अब स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, जरा बहुत ध्यान से देखना भैया, ये काफी यूजफुल कंडीशन। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, यहां देखो जरा एक मिनट, गिव्स फ्री एनर्जी को स्पॉन्टेनिटी की टर्म्स में समझना है। तो एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा
कि वर्क जो होता है मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क किसके इक्वल होता है, माइनस डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो पढ़ा, क्या है बोलो, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। माइनस का मतलब डिक्रीज है, कम होना, और डेल्टा जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। ये बताओ अगर हम वर्क की बात करें, वर्क या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है क्या? कोई बच्चा कर सकता है निगेटिव वर्क? कहीं कोई एग्जाम्पल पढ़ाओ, किस एग्जाम्पल में निगेटिव वर्क होता है? वर्क होगा ना, एक इधर को जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इससे पूछो भाई ये इधर वर्क कर रहा है, ये इधर कर रहा है, निगेटिव कहाँ हुआ? वर्क या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। देखो एक मिनट सुनिए, मेन है वर्क इज ए पाथ फंक्शन, आपने पाथ बदल दिया, वर्क बदल गया, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव का मतलब है कि वर्क जो था वो माइनस में चला गया, माइनस में जाता ही वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे कोई पाथ ऐसा ले जो इसमें जल्दी हो जाए प्रोसेस, या एक लॉन्ग पाथ ले, वर्क निगेटिव नहीं होता। अब जब वर्क निगेटिव नहीं होता, सुनो जरा, वर्क निगेटिव नहीं होता तो इसका मतलब वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। वर्क पॉजिटिव कब आ सकता है बोलो? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव आने के लिए डेल्टा जी का क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो सीधा सा हम ये कहते हैं अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव आएगा, वर्क होगा। ध्यान से सुनो भाई जरा, ये याद रखना है, भूलना नहीं। पहला पॉइंट क्या बताया? अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव आएगा। दूसरा, अगर डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है, याद रखना। और अगर डेल्टा जी निगेटिव पॉजिटिव है तो वर्क निगेटिव आएगा, जो होता ही नहीं। बोलो, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई ये पीछे जो दो तीन बच्चे बैठे हैं, जरा एक दो डिफाइन सुनाना। हाँ भाई सुन लो, मैं आपसे बीच में जो बैठे कुछ ध्यान से पढ़ लो। आपसे ही कह रहा हूं, चारों से बीच में जो बैठे थोड़ा ध्यान दे। देखो याद रखना, किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी आप कैसे बता रहे हो? अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस है, इस पॉइंट को याद कर लो, क्योंकि किसी भी चैप्टर में कभी भी आ जाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं, कैसे बताते हैं? तो ये नेट रिजल्ट है डेल्टा जी से। जिस प्रोसेस का डेल्टा जी, जिस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव आ जाए वो रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए तो नहीं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो होगी ही नहीं, ये ध्यान रखें। अब स्पॉन्टेनिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि टेम्परेचर से भी स्पॉन्टेनिटी इफेक्ट होती है कि कम टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई पे क्या होगा। तो एक टेबल है, इसका हमें यूज करना है, बहुत ध्यान से समझना, इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनेगी। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, वहां नॉर्मल फॉर्म लिखी, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, यानी कि प्रोसेस होगी या नहीं, इसे आपको बताना, या गिब्स फ्री एनर्जी पर। आप जरा एक मिनट देख लो, फिर मैं टेबल बनाऊंगा। आपको देखना है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, कब नहीं आएगा, आपको इनके सिर्फ सिंबल्स देखने हैं और कुछ नहीं, यानी कि साइन का सही यूज करना है और कुछ नहीं, साइन का बस। ये जो सिंबल्स लिखे हैं एंथैल्पी का और एंट्रोपी का, ये कुछ और नहीं है, ये एंथैल्पी फैक्टर है, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी, जो हमें ड्राइविंग फोर्स समझा रहा था, ये दोनों इसने एक फॉर्मूले में इंक्लूड करें, ये ध्यान रखना। यहां मैग्नीट्यूड भी आएगा, वो मैग्नीट्यूड ही है और कुछ नहीं। और ये एंट्रोपी फैक्टर, रैंडमनेस फैक्टर, ये रैंडमनेस फैक्टर है, और ये क्या है? एनर्जी फैक्टर। उन दोनों को इसने एक साथ यूज किया है।
अब वेट दोनों ड्राइविंग फोर्स हैं और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम कंडीशन समझते हैं। देखिए अब हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में इसकी कंडीशन समझते हैं। सुन लीजिए क्या, सबसे पहले हम साइन ऑफ डेल्टा एच की बात करते हैं। अब डेल्टा एच क्या हो सकता है, सुन लो जरा। रिएक्शन दो टाइप की, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हम एक्सोथर्मिक मानते हैं, एक्सोथर्मिक में ये निगेटिव होता है। तो मैं इसकी तीन कंडीशन लूंगा निगेटिव की, और तीनों एक्सोथर्मिक हैं, ध्यान रख ले। तीन कंडीशन निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब मैं यहां लूंगा एंट्रोपी। एंट्रोपी अब तीन स्टेज आएंगी इसके साथ, सुन लो जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच हमेशा निगेटिव है, लेकिन एंट्रोपी चेंज, सुन लो जरा, एंट्रोपी चेंज यहां पॉजिटिव भी हो सकता है, बढ़ सकती है, यहां दूसरी कंडीशन घट सकती है, फिर घट सकती है। तीन कंडीशन में लूंगा, वो अलग अलग मैं डिस्कस करूंगा। फिर यहां में टेम्परेचर का रोल हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम डेल्टा जी का साइन देखेंगे और बताएंगे रिएक्शन होगी या नहीं। तो जरा देखो एक मिनट, पहली कंडीशन यहां देखो भाई, डेल्टा एच निगेटिव है, यहां देखो डेल्टा एच निगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट निगेटिव है, ध्यान देना। अब माइनस टी डेल्टा एस में एक साथ लिख रहा हूं, ये बताना ये कैसा है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये नेट क्या हुआ, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दोनों पार्ट निगेटिव। पहला वाला कौन सा, एनर्जी फैक्टर, और दूसरा एंट्रोपी फैक्टर, बोथ आर निगेटिव। अब जब दोनों निगेटिव हैं तो डेल्टा जी कैसा आएगा, निगेटिव। टेम्परेचर का कोई रोल है, टेम्परेचर कम लें या ज्यादा लें, दोनों निगेटिव है, डेल्टा जी हमेशा ही निगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लो, डेल्टा जी निगेटिव, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब मैं इसे वर्ड्स में बोलता हूं, जरा वर्ड्स में सुनिए। ये स्टेटमेंट पेपर की प्रॉब्लम है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होगी सुन लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है हर टेम्परेचर पे होती है। ये देखो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट निकली तो एक्सो वर्ड यूज करेंगे, जिसमें एंट्रोपी बढ़ी हो वो हर टेम्परेचर पे होती है। कम पे कराइए ज्यादा पे कराइए, हमेशा स्पॉन्टेनियस, एनी टेम्परेचर। समझ में आए। अब दूसरी कंडीशन सुन लो जरा, मैं यहां चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने निगेटिव ही ले रखा है, अब एंट्रोपी को मैंने क्या लिया, निगेटिव। और जैसे हम एंट्रोपी निगेटिव लेते हैं तो ये टर्म्स निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव ने पॉजिटिव कर दिया। अब एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, अब डेल्टा जी कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा जी, बोलो इन यानी कि टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां हाई टेम्परेचर लिखूंगा तो बोलो क्या होगा, हाई टेम्परेचर लिखूंगा तो ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मैं लो टेम्परेचर लिखूंगा बोलो, तो लो टेम्परेचर ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, इसका मतलब डेल्टा एच ज्यादा होगा, तो वैल्यू कैसी बचेगी, निगेटिव। तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो हमें क्या समझ में आया, अब हमें यह समझ में आया, जरा ध्यान से सुनिए, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी घटती है हाई टेम्परेचर पे नहीं होती। फिर दूसरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी घटती है लो टेम्परेचर पे हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट मिलेंगे पेपर में आपको, और पूछेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। समझ में ना आया हो तो बता दो, लिखा हुआ है नोट्स में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी घटती है हाई टेम्परेचर पे नहीं होती, लो टेम्परेचर पे हो जाती। अब जैसे आपने एक्सोथर्मिक में पढ़ा, अब ऐसे ही हम एंडोथर्मिक को डिस्कस करेंगे, जरा देखना। अब हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे, और सुनिए भाई जरा एंडोथर्मिक में कैसे होगा। एंडोथर्मिक में सबसे पहले तो नोट्स में साइन सही कर लेना, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए नीचे, वहां साइन सही कर लो भाई, वो नोट्स में टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सारे साइन पॉजिटिव होंगे। अब एंट्रोपी के साइन बनाते हैं हम, सुन लो जरा, एक बनाते हैं हम क्या, या पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव। अब जरा जो बोलता हूं सुन लो जरा, हमने डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, ये पार्ट हमने पॉजिटिव किया, और हमने एंट्रोपी को भी पॉजिटिव लिया,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव है, तो यहां क्या बचा बोलो, निगेटिव। अब बताओ भाई, देखो ये तो पॉजिटिव है और ये पूरा निगेटिव। अब प्रोसेस कब किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, निगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस। बोलो, अगर टेम्परेचर कम ले ले, टेम्परेचर कम, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाली, तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे क्या होगा, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब अगर मैं इसको स्टेटमेंट में बोलूं, सुन लो जरा, ये पेपर के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, स्टेटमेंट सुनो, क्या स्टेटमेंट होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, लो पे नहीं होती। बोलो, अब लास्ट ये पार्ट पॉजिटिव है और एंट्रोपी निगेटिव ले लें। अब बताओ भाई जरा, ये हमने निगेटिव ले लिया, तो निगेटिव ने क्या किया बोलो, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, एनी टेम्परेचर, ये पॉजिटिव, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम क्या बोलेंगे, ये ध्यान से सुनिए, हम बोलेंगे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी घटती है वो कभी नहीं होती। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी घटती है वो कभी नहीं होती। तो जो आप डाउट पूछ रहे थे वो यहां है, वो टेम्परेचर का रोल। हाँ हर्षित, जो आप पूछ रहे थे ड्राइविंग फोर्स है ये और कुछ नहीं, वही ड्राइविंग फोर्स है। वहां हम क्या बोल लेते, जिसमें एनर्जी घटनी चाहिए वो होती है, अगर एनर्जी बढ़ रही हो जैसे एंडोथर्मिक में बढ़ती, और रैंडमनेस घट रही हो वो कभी नहीं होती। तो वही है, देखो, जिसमें एनर्जी बढ़ रही हो, रैंडमनेस घट रही हो, रैंडमनेस का मतलब एंट्रोपी, वो कभी नहीं होती, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं करा सकते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर का रोल स्पॉन्टिनिटी में पूछा जाए, यहां बिल्कुल रिजल्ट आ जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है कि वैल्यू डेल्टा जी निगेटिव बच रहा है या पॉजिटिव बच रहा है, सब कुछ हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम, ये करेक्शन कर लिया, साइन बदल लिया अपने नोट्स में, नीचे वाले पॉजिटिव कर लेना, बाकी सब सही थे, हो चुका। अब देखो ये टर्म्स हो चुकी है, अब हमें दो फॉर्मूले और समझने, सुन लीजिए। किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करें, और ए रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन है, ध्यान से सुन लो भाई, फॉर ए रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है इनिशियल और प्रोडक्ट होता है फाइनल। तो यानी कि अगर मैं जीवन की बात करता हूं तो क्या होंगे वो बोलो, जीवन का मतलब है जी आर और जी2 का मतलब है जीपी। तो अगर मैं यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बोलो भाई स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, G2 माइनस G1। G2 क्या है, प्रोडक्ट, तो यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमारे पास एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो क्या होगा बोलो, तो हम समेशन यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बस। और यहां भी याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है एलिमेंटल स्टेट के लिए 0 होती है, याद रखना, फॉर एलिमेंटल स्टेट, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, ये बिल्कुल सेम है और कुछ, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट पूरा लिखे थे, ये वही कंडीशन है जो आपने फॉर्मेशन में पढ़ा था, वो ध्यान रखना। अब सुन लो भाई जरा, फॉर ए रिएक्शन कंडीशन समझ में आ गई क्या है, बोलो। अब इसके बाद जरा ध्यान से सुन लीजिए, इक्विलिब्रियम को अगर हम रिलेट करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, अब वो सुन लीजिए। एट इक्विलिब्रियम, जरा ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की दो फॉर्म होती हैं, डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा जी नोट। इक्विलिब्रियम पर ध्यान से सुन लीजिए, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी नोट होता है -2.303 RT log Kp। ये Kp क्या है सुन लीजिए भाई, वेयर Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम दो फॉर्म यूज करते हैं, एक केपी और एक केसी, और केपी और केसी में एक रिलेशन है आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ये केपी और केसी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी भी, बस फर्क इतना है ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में है, ये प्रेशर की। जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, बहुत यूज करोगे, बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल बस याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनमें आपस में रिलेशन है। और दोबारा से सुन लीजिए, देखो अब इनमें फर्क क्या है, ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी नोट, ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, नोट लगती स्टैंडर्ड। जैसे मैं आपसे कहूं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो इसमें कौन सी फॉर्म है सारी, सुन लो भाई जरा, इसमें कौन सी फॉर्म है, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। अगर मैं इन पे नोट लगा दूं तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ये स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल है। तो याद रखना है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो तो जीरो है, लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। और यहां से आपको एक न्यूमेरिकल 100% आना है, एस्टीमेट 3 मार्क्स, इस फॉर्मूले का यूज होना। आगे हम वो न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ गया, बोलो। अब एक डेरिवेशन स्पेशली एसटी में पूछा जाता है, तो लास्ट में एक डेरिवेशन लिखा है प्रॉब्लम्स के बाद, अगले पेज पर, वो याद रखना है, एसटी में आता है और किसी स्कूल में नहीं आता, तो बाकी कोई भी मत याद करना, जरूरत नहीं है बाकी को, सिर्फ एसटी वाले सुन लीजिए वो क्या है। एक रिलेशन पूछा जाता है आपसे, ये कहा जाता है, सुन लो भाई जरा, एक रिलेशन दे रखा है लास्ट पेज पे। रिलेशन क्या है कि रिलेशन में आपसे पूछा है डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। आपसे पूछा जाता है ये फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। देखो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, सुन लो, बस दो या तीन थियोरेटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। ये ड्राइव आएगा 3 मार्क्स में, एसटी में पूछा जाता है, मैं स्पेशली कह रहा हूं तो जरा सुन लीजिए कैसे करोगे। ये लिखा हुआ आएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो क्या करना है आपको, बस सुन लीजिए, आपको मैंने कल समझाया था टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल है, जहां से शुरू करेंगे सुनो जरा, नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट, देखो भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल है, कल पढ़ रहे थे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, पढ़ा था कल, ये बोलो भाई टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज, इन दोनों के सम के इक्वल है। अब यहां हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, मान लीजिए हम, सुन लो जरा, मान लीजिए हम क्यू हीट सराउंडिंग से सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला मैंने, क्यू हीट सराउंडिंग से सिस्टम पे पहुंचाते हैं। अब जब सराउंडिंग से क्यू हीट सिस्टम पे जाती है तो किसकी एंट्रोपी घटेगी, सराउंडिंग की। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कितना होगा, बस ये बता। देखो आपने पढ़ा एंट्रोपी चेंज है Q अपॉन टी, हीट कहां से, सराउंडिंग से सिस्टम पे गई, बस एक स्टेटमेंट लिखना, Q हीट कहां गई बोलो, सराउंडिंग से सिस्टम पे, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी घटी और कितनी घटेगी, माइनस Q अपॉन टी। और ये Q जो होता है किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। बस इस फॉर्मूले में ये लिख दीजिए, डेरिवेशन होगी कैसे, देखो डेल्टा एस टोटल, सुनो भाई, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब सुन लो जरा एक मिनट, अब अगर मैं इस सिस्टम को रिप्लेस करके सिर्फ डेल्टा एस लिख दूं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब डेल्टा एस जो लिखा जाएगा वो सिर्फ सिस्टम का होगा भाई, सराउंडिंग तो छोड़ा ही नहीं हमने, सराउंडिंग की जगह तो हमने ये लिख दिया ना, बोलो। अब बताओ, तो यहां डेल्टा एस लिख दें, डेल्टा एच अपॉन टी, अब पूरे में टी से मल्टीपल कर दो, डेरिवेशन हो गया, टी से मल्टीपल कर दें, टी डेल्टा एस टोटल हो गया, टी डेल्टा एस हो गया और माइनस डेल्टा एच। बता सकते हो ये किसके इक्वल है, टी डेल्टा एस माइनस एच। देखो आपने पढ़ा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी होता है। अगर मैं इसको बदल के लिख रहा हूं टी
सुन लो भाई, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच तो कितना होगा, माइनस डेल्टा जी। तो मैं यहां लिख दूं ये टी डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल हुआ, माइनस डेल्टा जी। तो बोलो हो गया डेरिवेशन। अब बताओ सिर्फ एक लाइन है ये जो लिखनी है, यहां एक लाइन जो आपको लिखनी है बस, और कुछ नहीं। एक लाइन आपको यहां यूज करनी है, क्या लाइन है बोलो, कि सपोज क्यू हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर पर कुछ हीट, कितनी हीट, क्यू हीट सिस्टम से सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम पे चली जाती है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी घटती है, और वो कितना होगा बस, फिर टी की मल्टीपल कर दो, ये आ गया। तो ये 2 या 3 मार्क्स में आपको डेरिवेशन आ सकता है। और देखिए यहाँ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम सुन लो जरा, गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे आएंगे, कि टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाता है, बताइए टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं तो रिएक्शन होगी या नहीं, एंट्रोपी चेंज वाली प्रॉब्लम करा दी, थर्मोकेमिस्ट्री आपको करा दी, टोटल चैप्टर आपका ये हो चुका।